नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पौधों में जनन, रिप्रोड्यूशन इन प्लांट। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि पौधों में जनन कैसे होता है और पौधों में किस प्रकार उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जल्दी से पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज हम क्लास जो आपकी 8th क्लास की जो यूनिट चल रही है वो 6ठी यूनिट है, 6ठा चैप्टर है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि जनन क्या होता है। जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स आपको केवल इसी चैनल पर मिलेंगे, जिसके अंदर आपके 7th के मैंने नोट्स शायद डाल दिए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी 8th क्लास के नोट्स अभी चल रहे हैं और 9th और 10th लगभग किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीसी की कर रहे हो, किसी भी ऑल लेवल। तो दोस्तों बात करते हैं जनन। तो जनन क्या होता है? अपने जैसी संतान पैदा करना जनन कहलाता है। तो जनन किसे कहते हैं? अपने जैसी संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने जैसी संतान को पैदा करना जनन कहलाता है। अब बात करते हैं पादपों में जनन विधियाँ। बात आती है कि पादपों के अंदर जनन विधियाँ किस प्रकार होती है, तो वो बात हम करेंगे। तो पहला, पादपों के अंदर 4 प्रकार की विधियाँ काम आती है जो कि जनन के लिए आवश्यक है। पहला है आपका कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन और चौथा है अनिषेचक जनन। तो 4 प्रकार के जनन होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? कायिक, अलैंगिक, लैंगिक और अनिषेचन। कायिक, अलैंगिक, लैंगिक और अनिषेचन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अनिषेचन जनन। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के पादपों के अंदर जनन। चलो चलते हैं आगे। बिल्कुल स्वागत है, हम चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कायिक जनन क्या होता है। अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। देखो कायिक, जैसे कि मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं, आपने आलू देखा होगा, आलू या आलू कह सकते हैं, प्याज कह सकते हैं। तो इनमें क्या होता है? कायिक जनन होता है। कायिक का अर्थ क्या होता है? एक तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप शब्द को पकड़ने का ट्राई करें। अगर आप शब्द को नहीं पकड़ोगे तो आपका आंसर वहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे कायिक, तो यहाँ पर देखो कायिक, 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 का ये यानी काय यानी क्या होता है? काया। और काया किसे कहते हैं? कि हमेशा आपकी काया निरोगी रहनी चाहिए तो आप स्वस्थ रहोगे, यानी काया यानी शरीर। तो इसका अर्थ है कि शरीर से जनन होगा। कैसे? शरीर। तो शरीर ऐसे पादप जिनके शरीर से जन्म हो। ठीक है। अब जैसे कि शरीर से किसी पादप को मैंने काट लिया और काट कर नए पदार्थ बनते हैं या नए पादप बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कायिक जनन। जैसे आलू है, आलू के ऊपर आपको पता है अपना आप, आलू अगर पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर आलू उगने लग जाएगा, या प्याज पड़ा रहेगा तो प्याज उगने लग जाएगा। या किसी, जैसे कि हम कहते हैं लूणी, तो लूणी के किसी भाग को काट कर हम उसको कहीं पर रख देंगे या किसी ज़मीन में कहीं पर उनको डाल देंगे तो वो अपने आप उनका जनन होता रहेगा या बड़े पादप वो बनते रहेंगे। तो इस प्रकार क्या है कि इसी को हम कायिक जनन कहते हैं, कि कायिक के द्वारा यानी शरीर या पादपों के द्वारा जो होने वाला जनन होता है वो कायिक जनन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण आ रहा है ना, आलू, गंवार पाठा। गंवार पाठे में यही सिस्टम है। अगर आपने गंवार पाठा क्या करता है, पूरा बीज तो नहीं आता उसका, गंवार पाठे का कोई भाग लिया, शरीर अर्थात पौधे का भाग लिया और कहीं पर जमीन में उसको बीज के रूप में बो दिया तो वो उग जाएगा। वह गुलाब है, गुलाब में यही सिस्टम है। गुलाब के अंदर ही गुलाब की पंखुड़ी ली जाती है और गुलाब की जो डाली होती है वो लेकर सौंप दी जाती है, हम कहते हैं, जिसको बो दी जाती है। तो ये क्या है? सारे कायिक जनन है। चलो अच्छी प्रकार से आपको कायिक जनन तो समझ में आ गया होगा। कभी इस मामले पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं मत होना कि आलू है, ग्वारपाठा है, गुलाब है, ये सारे कायिक जनन है, क्योंकि इनकी अपने शरीर यानी खुद के शरीर के माध्यम से अपना जो जनन करते हैं, अपने नई संतति अर्थात नए पौधे का क्या करते हैं? ये उत्पन्न करता है ना। चलो देखो, अब देखो सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर लाभ क्या होता है? इससे समय कम लगता है, कम समय में विकसित हो जाती है। इसमें चांस देते हैं कि फिक्स है कि ये बनेगा। बीजों में अधिकतर ऐसा नहीं होता, कभी कभार बीज अंकुरित नहीं होते हैं, परंतु इनके अंदर ये होता है कि कम समय में ये विकसित हो जाते हैं। और देखो कम समय के अंदर आपको फल की प्राप्ति हो जाती है, कम समय के अंदर फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर नवीन पादप एक ही जनक के होते हैं, जो नवीन बनने वाले पादप होते हैं वो एक ही जनक के होते हैं, यानी एक ही पौधे के माध्यम से वो नए बने हैं। तो आपको अलग अलग बीज लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग अलग बीज लेकर आए, बस एक ही पादप के द्वारा आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। चलो
ये तो भली प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ के एनसीईआरटी ही जाना, मैं तो कह देता हूँ पढ़ के एनसीईआरटी ही जाना। गाइड लोगे, गाइड में भटकोगे, इससे अच्छा है एनसीईआरटी का पूरा मामला आप फिट करके जाओ। चलो आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन, वो था कायिक जनन। अब है अलैंगिक जनन क्या होता है। एक होता है फिर लैंगिक जनन, ठीक है। तो देखो अलैंगिक जनन ये होता है कि एक ही जनक होता है, यानी जो अलैंगिक जनन, यानी इसमें लैंगिक जनन में तो दो होने चाहिए, नर और मादा। अब इसमें ये होता है कि अलैंगिक यानी उसके अंदर दो जुड़वा नहीं होंगे, केवल एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति होती है या जीव की उत्पत्ति होती है, वो कहलाता है अलैंगिक जनन। और कह देता हूँ यहाँ पर कंफ्यूज ज़्यादा होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखना है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा जीव की उत्पत्ति संभव होती है। कितने जनक की? एक ही जनक की जीव की उत्पत्ति संभव होती है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोशिका गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोशिका के गुणसूत्र की संख्या समान होती है। किसकी? कोशिका के गुणसूत्र की संख्या किसमें समान होती है? अलैंगिक जनन के अंदर समान होती है। और ध्यान रखना युग्मक संलयन नहीं होता है। अरे युग्मक संलयन कैसे होगा, अगर एक ही है पैदा करने वाली या जीव उत्पन्न करने वाली जो जनक है, जनक का अर्थ क्या होता है, जन्म देने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। हर शब्द को आप देखते रहो। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़, जो कि आपकी भली प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। एक एक चीज़ को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, एक भी टॉपिक आपके बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, तो अगर आप किताब लेके बैठोगे तो मैंने इस प्रकार से नोट्स बना रखे हैं कि आराम से आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएंगे। अब देखो बात आती है मुकुलन क्या होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मुकुलन क्या है भाई, वो तो कायिक प्रवर्धन हो गया। अब यहाँ पर है अलैंगिक जनन, तो ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है मुकुलन। अलैंगिक जनन यानी एक ही है जो इसकी उत्पत्ति कर रहा है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा ईस्ट की कोशिका, ईस्ट डबल रोटी के अंदर ईस्ट पाया जाता है, तो वही है ईस्ट की कोशिका। तो क्या होगी, ये धीरे धीरे विकसित हो रही है, तो अपना ही भाग मुकुलन यानी अपना ही भाग विकसित करती जाती है। जैसे इसके अंदर ये देखो विकसित हो रहा है, ये विकसित मुकुल, फिर ये अलग भाग बन गया, फिर नवीन मुकुल, देखो ये नवीन बन गया, और नवीन बनने के बाद देखो आगे के आगे ये देखो 3 भाग बनते रहे, तो ये क्या है, मुकुलन श्रृंखला है। आगे से आगे ऐसे जुड़ता जाता है ना, ये होती है मुकुलन श्रृंखला अपने ही शरीर के भाग से। अब देखो अलैंगिक जनन कैसे हो गया, एक ही है जनक तो यहाँ पर, और एक ही जनन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया हो रही है। तो इसके अंदर ये हमने क्या किया था कि ईस्ट को हमने गर्म किया, तो ईस्ट को गर्म करने के बाद ये मुकुलन की श्रृंखला में प्राप्त हुई। तो ये प्रयोग कहाँ किया था हमने, जल के अंदर प्रयोग किया हमने, ईस्ट रख दिया और ईस्ट और अंदर डाल दी हमने, देखो 1 चम्मच शक्कर डाल दिया ना, तो इसके माध्यम से हमने ये प्राप्त किया। तो भली प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है। मुकुलन का मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया, और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ रहा है सवाल, जिसको हम काई बोलते हैं ना, काई। तो ये सवाल और काई कहाँ पाए जाते हैं, आपके जलाशय में पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो प्रक्रिया चलती है वो मुकुलन की चलती है। ध्यान रखना, सवाल या स्पाइरोगाइरा, इसको हम स्पाइरोगाइरा भी बोल सकते हैं, स्पाइरोगाइरा या सवाल या काई, स्पाइरोगाइरा सवाल या काई। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका अलैंगिक जनन होता है। कौन सा लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, यानी मुकुलन होता है, ठीक है। और ये पादप कहाँ होते हैं, जलाशय के अंदर होते हैं। चलो समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो चलते रहो। चलो अब चलते हैं हम बीजाणु का निर्माण। तो अब आपको बीजाणु का निर्माण कैसे करना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। ब्रेड जानते हो, ब्रेड, तो ब्रेड में क्या होती है, नमी होती है। तो नमी होती है, तो देखो बीजाणु का निर्माण कैसे होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ब्रेड होता है, तो ब्रेड में जब नमी हो जाती है, जैसे कि वो कहीं बंद पड़ा रहता है, तो कई बार हम इस प्रकार की चीज़ें लेकर आते हैं तो उसके अंदर शैवाल आ जाता है। तो वही यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ कि ब्रेड होता है, ब्रेड में नमी होती है, और वो नमी किसका रूप ले लेती है, रुई के जाले के रूप में, जैसे हम शैवाल कहते हैं ना, तो उसी को हम फफूंद भी कहते हैं। तो फफूंद कहते हैं, तो फिर धीरे धीरे अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है ना, तो काले काले बीज उत्पन्न हो जाते हैं। काले काले बीज
आपको दिखने लग जाते हैं। देखना कभी ज़्यादा देर तक जो टिप्पण पड़ा रहता है कई दिनों तक, यानी 1-2 महीने तक, तो अंदर इस प्रकार को आपको भूरे बीज मिल जाएंगे। ट्राई कर लेना, कहीं कहीं के साथ हुआ होगा तो वहाँ पर आपको भूरे बीज मिल जाएंगे। चलो अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे म्यूकर। तो म्यूकर के अंदर यही सिस्टम होता है। फिर राइजोपस, तो राइजोपस के अंदर भी यही सिस्टम चलता है। म्यूकर और राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस। देखो ये कवकों का जाल है, ये कवकों का जाल फैल रहा है और यहाँ पर बीजाणुधानी, और देखो ये बीजाणु, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपके पूरे के पूरे ये सवाल चलते हैं, सवाल की श्रृंखला चलती है इस प्रकार। देखो छोटे छोटे बीज होंगे और बीज के माध्यम से बीजाणुधानी, और बीजाणुधानी टूट कर वापस छोटे छोटे बीजों में ये टूटता रहता है। तो ये आपके क्या है, कवकों का जाल है, ठीक है। कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में, ध्यान रखना। माइकोलॉजी के अंदर आपके कवकों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी। चलो आगे, चलो ये रहा पे आपके और आ चुका है। अब पढ़ने वाले हैं हम लैंगिक जनन। चलो इसके बारे में तो सभी को पता है कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। तो पौधों के अंदर भी आपके पुरुष एवं स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होगी, पर वो स्त्री पुरुष वहाँ पर पौधों के होंगे, ना कि ज्ञान वाले, है ना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं धतूरे के। लैंगिक जनन में क्या होता है, इनमें युग्मक का निर्माण होता है, जायगोट की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, जनन होता है, या नई जीव या नए पादप का उत्पादन होता है। देखो आपके, देखो ये किसका पौधा है, धतूरे का। आपने धतूरा देखा होगा, देख लेना अगर नहीं देखा हो तो ये आपको धतूरे का पुष्प दिख रहा है। देखो ये वाला भाग पुष्प वृंत कहलाता है, ये वाला भाग बाह्य दल कहलाता है, और ये जो देखो फूल की तरह दिख रहा है इसको हम दल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, ये देखो इसके अंदर वाला भाग यहाँ, तो फूल के अंदर वाला भाग, जैसे तो फूल के अंदर ही आपके सारे कुछ बनते हैं। देखो धतूरे का ये आंतरिक काट है, तो यहाँ पर होता है इसका अंडाशय, और यहाँ पर देखो ये आपको दिख रही है वर्तिका, और ऊपर वाला होता है आपका वर्तिकाग्र, और इधर होता है आपका पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। देखो पुंकेसर किसका अंग है, नर जनन तंत्र का अंग है, नर जनन अंग है पुंकेसर, और स्त्री केसर कौन सा है, मादा जनन अंग है। तो नर जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर मादा जनन अंग। नर जनन पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्री केसर हो गए दो। पुंकेसर हो गया आपका नर जनन अंग, और स्त्री केसर हो गया मादा जनन अंग। ये होता है आपका पुंकेसर, ये हो जाएगा आपका वर्तिका, ये ऊपर वाला हो जाएगा वर्तिकाग्र, और ये अंदर वाला हो जाएगा अंडाशय। हम बोल सकते हैं धतूरे का आंतरिक काट। तो इनके माध्यम से आपके पुंकेसर, वर्तिकाग्र और अंडाशय के माध्यम से क्या होता है, आपका लैंगिक जनन होता है, और इसी के माध्यम से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। चलो चलते हैं आगे। जाइगोट की प्रक्रिया होती है पुंकेसर और स्त्री केसर के माध्यम से अंडाशय के अंदर, ठीक है। एक लिंगी पुष्प, अब देखो बात करते हैं, अब पुष्प भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है एक लिंगी पुष्प। क्या होते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से किसी एक पर उपस्थित हो। देखो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर, क्या कह रहा है, एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से किसी एक उपस्थित हो, या कोई एक उपस्थित हो, तो वो क्या होगा, आपका एक लिंगी, यानी या तो स्त्री केसर होना चाहिए या पुंकेसर होना चाहिए। तो उनके माध्यम से जो नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो वो यहाँ पर एक लिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे मक्का है, जैसे पपीता है और ककड़ी है, मक्का पपीता ककड़ी, ठीक है। और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिनमें आपके पुंकेसर भी होना चाहिए और स्त्री केसर भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे कमेंट करते रहो, कमेंट आने चाहिए। देखो द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प के अंदर देखो दोनों होंगे, आपके स्त्री केसर भी होंगे और पुंकेसर भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लो, सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है और धतूरा। सरसों गुलाब पिटूनिया धतूरा, सरसों गुलाब पिटूनिया धतूरा, सरसों गुलाब पिटूनिया धतूरा। तो इनमें होता है आपका द्विलिंगी पुष्प। क्या, कौन सा लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। देखो पुंकेसरों में क्या होते हैं, आपके परागकोण, और परागकोण से निर्मित होकर वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद नर केंद्र का निर्माण करते हैं, ठीक। कौन, पुंकेसर क्या होंगे, परागकोश में जाएंगे, परागकोश में जाने के बाद परागकण निर्मित करेंगे, परागकण निर्मित करने के बाद अंकुरित होकर वो नर केंद्रों का निर्माण करेंगे। चलो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आगे। ये लो हम पधार चुके हैं आपके स्त्री केसर की ओर। तो स्त्री केसर के अंदर वही होता है, वर्तिकाग्र होता है,
और वो आपके वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होते हैं। ये 3 भाग होते हैं और अंडाशय के अंदर आपके बीजांड उपस्थित होते हैं 1:1 या ये यहाँ पर बीजांड आपके उपस्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं, मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण करता है। बीजांड क्या करते हैं, मादा युग्मक या अंड का निर्माण करते हैं। जैसे ये देख लीजिए परागकण, यहाँ पर ये आपको पुष्प दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या परागकण है। तो ये क्या होंगे, आपके वर्तिकाग्र तक जाएंगे और फैलते रहेंगे और फैलते हुए आपके वर्तिकाग्र तक पहुंचकर अंड का निर्माण कर देंगे और उसके माध्यम से आपके नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये यहाँ पर है आपके स्वपरागण कर रहा है और ये आपके परपरागण। स्वपरागण यानी अपने आप एक ही जगह, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही जनन की प्रक्रिया करता रहेगा। यानी ये ही आपके क्या करेगा, बिना किसी सहायता से क्या करेगा, नए पादप की उत्पत्ति करेगा। जबकि परपरागण क्या होता है, एक दूसरे पौधे के माध्यम से। देखो परपरागण कैसे होता है, आपको पता है, मधुमक्खियाँ होती है। तो मधुमक्खियाँ इन पौधों के जो बीजांड या बीज होते हैं वो दूसरे पौधों पर लाकर छोड़ देती है, जिसे हम परपरागण कहते हैं। आगे समझ में। तो क्या होगा, क्या होता है कि दूसरे पौधों के माध्यम से उसके अंदर वो बीज अंकुरित हो जाते हैं और क्या किसका निर्माण होता है, आपके नए पादपों का निर्माण होता है। ये था आपका परपरागण। और स्वपरागण अपने आप होता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आ चुके हैं आप। देखो स्वपरागण क्या होता है, मैंने अभी बता दिया था। अपने आप ही उसमें परागकण वगैरह बनते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और उसी प्रकार उसमें अंकुरित होकर नए पादप की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण मतलब अपने आप परागण हो जाता है। जैसे मटर है, टमाटर है, ये क्या है, आपके स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है, एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। यानी एक पादप के जो परागकण थे वो किस किस पर पहुंच जाते हैं, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक। मैंने बताया था ना अभी चित्र के अंदर, ये देखो डायग्राम, ये देखो पहुंच रहा है ना। एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और नए पादप की उत्पत्ति होती है। चलो, परपरागण का उदाहरण क्या है, आपके गुलाब और पोपी। गुलाब और पोपी परपरागण का उदाहरण है आपका, गुलाब और पोपी, गुलाब और पोपी। अब देखो बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, आपके परागकण बनते हैं और वो परागकण आपके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद पराग नली का निर्माण करते हैं। अंकुरित होने के बाद पराग नली का निर्माण करते हैं और पराग नली का निर्माण करने के बाद उनके जो कण हैं वो अंडाशय तक चले जाते हैं और अंडाशय के माध्यम से बीज का निर्माण होता है या बीजांड का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया चलती है आपकी निषेचन की। परागकण थे, मैंने अभी बताया था, वो क्या होंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, फिर अंकुरित होंगे और फिर पराग नली के माध्यम से अंडाशय तक पहुंच जाएंगे, फिर बीजांड का निर्माण करेंगे। कैसे, मैं चलो आपको ये भी बता देता हूँ। चलो बता देते हैं आपको कैसे। ये देखो वर्तिकाग्र है, फिर ये पराग नली है। इस पराग नली में जाने के बाद ये आपके यहाँ पर अंडाशय पर जाएंगे। अंडाशय पर जाने के बाद आपके यहाँ पर क्या कर देंगे, बीज का निर्माण कर देंगे, जिसको हम बीजांड कहते हैं। आगे समझ में। चलो चलो अब आ चुके हैं हम यहाँ। देखो, नर केंद्रक बीजांड में अंड कोशिका से संयोजित निषेचन या द्विगुणित युग्मन, फिर गुण। देखो नर केंद्र के अंदर क्या होता है कि बीजांड में जो अंड कोशिका से होती है, तो बीजांड के अंदर अंड कोशिका में क्या होता है, उसका निषेचन होता है। फिर क्या बनता है, द्विगुणित युग्मन राज बनता है। द्विगुणित युग्मन राज बनने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, बीजांड का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण का निर्माण किस रूप में होता है, बीज या अंडाशय के रूप में। किसके रूप में होता है, बीज या अंडाशय के रूप में। और फिर हम उसको बोलते हैं फल का निर्माण। उसके बाद फल का निर्माण होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखो एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ये ध्यान रखना। एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित। एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। कितना गुणित होता है, त्रिगुणित। अब बात करते हैं फल का निर्माण। तो फल का निर्माण कैसे होता है, तो फल का निर्माण आपके बीज के माध्यम से होता है। यानी बीज स्वतंत्र होकर नए पादप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फल का निर्माण कैसा होता है, बीज स्वतंत्र होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। बीज स्वतंत्र होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। यानी सुविकसित या आवर्तविधि पौधे जो क्या करते हैं, संतति या लैंगिक जनन करते हैं ना।
देखो फल का निर्माण कैसे होता है, बीज स्वतंत्र होकर नए पादप बनाते हैं, और सुविकसित यानी आवर्त बीजी पौधे होते हैं जो संतति के माध्यम से लैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? संतति के माध्यम से लैंगिक जनन करते हैं। तो ये था आपका लैंगिक जनन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। ये रहा आपके सामने। देखो अंकुरित का होता परागकण, मैंने अभी आपको बताया था कि जो परागकण होता है कैसे अंकुरित होता है, पूरा का पूरा मैंने अभी बता दिया कि पहले वर्तिकाग्र पर परागकण जाएंगे, परागकण के माध्यम से पराग नलिका के अंदर, पराग नलिका के अंदर के माध्यम से फिर अंडाशय में, अंडाशय के बाद बीजांड में, बीजांड के बाद आप अंकुरित हो गया तो फिर बीज बन गया, बीज बनने के बाद पुष्प बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अंड कोशिका है तो यहीं पर जाएगा, और यह देखो पराग नलिका। तो पीछे वाली चीज़ मैंने वापस ये दोहरा रहा हूँ, ये बना चुका हूँ। फिर यहाँ पर युग्मजन का निर्माण होगा कि जब अंड कोशिका में जाएगा या अंडाशय में जाएगा तो वहाँ पर युग्मन तो बनना ही है, यानी जाइगोट की प्रक्रिया तो वहाँ पर होगी। ठीक है, ये अंड कोशिका। फल और बीज का विकास। देखो फल का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो फल का निर्माण होता है। जब बीज परिपक्व हो जाता है तो बीजांड, बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड के अंदर। तो और फल का निर्माण अंडाशय के अंदर ना। जब अंडाशय पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो फल का निर्माण है, और जब बीजांड पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो बीज का निर्माण है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। चलो और पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो ध्यान रखना रेप्लेसिया। रेप्लीसिया आपका सबसे बड़ा पुष्प है ना, रेप्लीसिया आपका सबसे बड़ा पुष्प है। रेप्लीसिया, रेप्लीसिया ना। सबसे छोटा पुष्प है आपका वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रेप्लीसिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया। सबसे बड़ा बीज है आपका लोडोइसिया, सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया, और सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। ऑर्किड है सबसे छोटा बीज, सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया। देखो फल, तो फल बात करते हैं परिपक्व अंडाशय से बनते हैं, मैंने अभी बता दिया था, और बीज बीजांड के परिपक्व होने से। फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य या वास्तविक फल, दूसरा होता है असत्य या आभासी फल। सत्य या वास्तविक फल किसे कहते हैं? केवल अंडा से भाग लेता है। देखो सत्य या वास्तविक फल में कौन भाग लेता है? केवल और अंडा से भाग लेता है। और बात करते हैं असत्य फल की, तो ये एक प्रकार का आभासी फल है जिसके अंदर अंडा से के अतिरिक्त आपके पुष्पासन भी भाग लेता है और बाह्यदल भी भाग लेते हैं, जैसे सेब है, नाशपाती है, ये सारे क्या है? असत्य या आभासी फल है। क्या है? असत्य या आभासी फल। तो सबसे बड़ा पुष्प रेप्लिसिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा जीव लोडोइसिया, सबसे छोटा बीज ऑर्किड। चलो चलते हैं आगे। अब बात आती है आपके अनिषेचक जनन। वो आपके सारे अभी लैंगिक जनन में निषेचन जनन था, जिसके अंदर बीजांड और अंडाशय के अंदर जाइगोट की प्रक्रिया बनती है या युग्मजन का निर्माण होता है। अब आया आपके अनिषेचक जनन। तो अनिषेचक जनन यानी बिना निषेचन के माध्यम से नए पादप की उत्पत्ति या नए संतति की उत्पत्ति। देखो अनिषेचक जनन क्या होता है? बिना निषेचन या अंडाशय के द्वारा सीधा फल में परिणत हो जाना, तो वो क्या कहलाता है? अनिषेचन। ठीक है, जिसके अंदर बीज नहीं होता। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आपको पूछ लेंगे कि केले के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो अनिषेचन। अंगूर के अंदर क्या होता है? अनिषेचन। उसमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं होता है। कभी होता है क्या अंगूर और केले के अंदर? तो इसमें आपके जनन होता है अनिषेचन जनन, अनिषेचक जनन। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अनिषेचक जनन तीन प्रकार का होता है, एक होता है सरल फल, दूसरा होता है पुंज फल, तीसरा होता है संग्रहित फल। सरल फल में क्या होता है? अंडाशय बनेगा और अंडाशय के माध्यम से एक फल, आम, गेहूं आदि क्या है आपके। और पुंज फल में बहुअंडी रूपी पुष्प बनेगा, जिसके अंदर जो फल होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है ना। स्ट्रॉबेरी ये आपके अनिषेचन है। और फिर बात करते हैं संग्रहित फल यानी संपूर्ण पुष्प क्रम। ठीक है, पूरा पुष्प क्रम जिसमें संपूर्ण पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे शहतूत है, कटहल है, तो इसमें पूरा का पूरा फल के रूप में भाग लेता है। तो ये आपके क्या है? अनिषेचक जनन सारे के सारे है ना। अच्छी तरीके से पढ़ने लेना। ठीक है, सरल फल है आपके आम, गेहूं, पुंज फल है स्ट्रॉबेरी, और संग्रहित फल की बात करें तो शहतूत और कटहल, और बिना निषेचन यानी केला और अंगूर ये बिना निषेचन के ही होते हैं। चलो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।